स्वास्थ्य दिवस आज हमारे मौजूद ऐसे अतिथि उपस्थित हुए हैं जो अपने क्षेत्र में इधर हैं, जिनकी उपस्थिति हमारे लिए शिक्षक शिक्षा विभाग के लिए बहुत गौरवान्वित का विषय है। आप हमारे जो विषय उनकी उम्र तो बताइए वो कम उम्र के हैं, लेकिन वो अपने क्षेत्र में बहुत ही अनुभवी और विधेयक हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें मैं अपने डॉक्टर बंदन है जो बीएस कॉलेज से सेवा कर रही है, वर्तमान एनसीसी की अधिकारी भी रही है और वर्तमान में विवेकानंद इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर पद को सुशोभित कर रही है। इसी क्रम में हमारे मंच उपस्थित हैं हमारे पास बैठे डॉक्टर सन्नी शर्मा, जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड बोर्ड से किया है, BA MA हुमायूं यूनिवर्सिटी से तथा और MA मनोविज्ञान में यूनिवर्सिटी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। स्पेशली साइकोलॉजी काउंसलिंग इन PG डिप्लोमा हरिसिंह गौड़ यूनिवर्सिटी सागर MP से किया है। वर्तमान में मैडम हमारे महाविद्यालय में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपके 6 रिसर्च पेपर विभिन्न नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुए तथा मैम के कई रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार में और मैम कई स्पेशलाइजेशन है, लेकिन जो आज टॉपिक है उसमें फर्स्ट नंबर पर स्ट्रेस मैनेजमेंट का कि मैम को भी आपको स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है वो आपको बताइए, इसमें स्पेशलाइजेशन। इसी क्रम में हमारे मध्य दूसरी अतिथि है आरती शर्मा, जो वर्तमान में महाविद्यालय अलीगढ़ में शिक्षक शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। आपने MA मनोविज्ञान और पॉलिटिकल साइंस में किया है। इसके बाद B.Ed B.Ed 2011 में, M.Ed 2013 में किया। आपने 2017 में NET क्वालिफाई किया और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से वर्तमान में PhD कर रही है। आपने 2017 में डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद से प्रथम श्रेणी में किया है। इसी के साथ साथ UP टेट, सुपर टेट, सी टेट और UP PGT इन इंग्लिश 2021, UP PGT इन एजुकेशन 2021 में क्वालिफाई किया है। कई इंटरनेशनल सेमिनार में रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर चुकी है। वर्तमान में मैडम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो SCERT का स्पॉन्सर्ड है। परिषदीय विद्यालयों में अध्ययन प्रारंभिक किशोरावस्था के बच्चों में मादक पदार्थ से होने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु शिक्षक संदर्भ है। ये तो हमने संक्षिप्त में परिचय दिया, लेकिन वास्तव में परिचय इतना बड़ा है कि हमारी परिचय दे तो मैम में आप ऑलरेडी जानकारी हो चुकी है। जैसा कि 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन होता है और मस्तिष्क एक प्रकार से कह लीजिए कि आपके पूरे फिजिकल बॉडी का सॉफ्टवेयर होता है और अगर सॉफ्टवेयर में कोई वायरस आया तो पूरा हार्डवेयर नष्ट हो, ठीक है। तो इसी पे एक कोट में बता रहा हूँ आपका रसूल जी का, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। ये आप लोग पढ़ते भी होंगे और हम लोग के सब्जेक्ट से है। तो उन्होंने इतने ही शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। अगर बीच में वो चीज हो जाए तो आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो मेंटल हेल्थ के ABCD तो आपको आगे स्ट्रेस आगे बढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ सोशल। सबसे पहले सोशल मीडिया क्या है परिभाषा बताना जरूरी है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप दूसरे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, यानी आप सामाजिकता के दायरे में उस माध्यम से जा सकते हैं। अभी आप उनसे मिलना तो आप आएंगे गूगल मीट से मिलेंगे, जहाँ पे लोग एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन वहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, फेसबुक बना लिया, कुछ बना दिया, वहाँ पे आप उनसे देख के बात कर रहे हैं, वहाँ पे
पे आपका जो सोशलाइजेशन हो रहा है, सामाजिकरण हो रहा है, इसलिए हम उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहते हैं। अब आ जाते हैं सीधे इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट क्योंकि मैंने आपकी सरलता के लिए, ताकि आपको मेरे इस कमरे से बाहर जाने के बाद भी याद रहे कि मैडम क्या करके गई। अक्सर ये होता है कि सामने तो हम बहुत बढ़िया तालियां बज जाती हैं, और जैसे ही लेक्चरर कौन तो उसका लेक्चर भी कौन। मैं ये नहीं चाहती, कम से कम 10% आपके दिमाग में रहे। तो एक छोटा सा वो बना के लाई हूँ मैं, एक्रोनिम कहते हैं उसे। चीज़ें याद करने की टेक्निक होती है, उसे एक्रोनिम कहते हैं। जब जो आपको याद करना है, फर्स्ट लेटर उसका ले लीजिए और उसको बना लीजिए। तो मैं भी आपको, ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो क्या क्या इम्पैक्ट है? नंबर 1, ए से क्या होता है? आपके अंदर एग्रेशन। जब कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए आपकी नजर में, तो सोशल मीडिया के कारण आपके एग्रेशन लेवल में बढ़ोतरी होती है। ऐसा आपको लगता है कि हाँ, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु में, केरल में कोई घटना हुई, मणिपुर में कोई घटना हुई, यहाँ आप बैठे हैं, आप सही अपने जीवन जी रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर न्यूज आती है, क्या होता है? हम लोग उसके प्रति इमोशन से, गुस्से से भर जाते हैं। यानी वो गुस्सा जो अभी तक नहीं था, वो देने का कारण कौन बन गया? सोशल मीडिया। तो इससे क्या है, एक तरीके से एग्रेशन ही नहीं, आपके जो अन्य इमोशंस हैं उनको भी एलिविएट, उनको बढ़ाने का काम करता है सोशल मीडिया। और आज की डेट में क्योंकि मेंटल हेल्थ पहले से ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इमोशनल कंट्रोल हमारे पास पहले से ही बहुत कम है, ऐसी स्थिति में एक और आ गया हमें परेशान करने के लिए, कौन? सोशल मीडिया। तो ये इसका सबसे बड़ा, सबसे पहला नुकसान। उसके बाद ए के बाद वेरी गुड, बड़े स्मार्ट बच्चे हैं। बी फॉर बुलिंग। तो बी फॉर बुलिंग। सेकंड चीज क्या है? बुलिंग। बुलिंग का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे को परेशान करना, खींचना। कई बार ऐसे पोस्ट चल जाते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, ट्रोल करते हैं ना, एक दूसरे को ट्रोल किया जाता है। तो आजकल हमको छोटी छोटी चीजें भी इतना परेशान करती है, किसी ने हमारी पोस्ट पे कुछ गलत कह दिया या फिर जान के एक दूसरे से, मुझे लगता है मुझे कंफर्ट देश से अगर कोई कुछ कह रहा है और आप चिढ़ भी जा रहे हैं, है ना, तो ये क्या है? बुलिंग। वहाँ पे आपने पोस्ट देख ली और उसके बाद करा के या बाद में आपको महसूस हो रहा है कि नहीं, यानी कि मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है। हमने अभी तक अपने कमान अपने हाथ में थी, टीचर्स के थी, दोस्तों के हाथ में थी। अब इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ के 1000 फ्रेंड्स हैं, और वो सब के सब आपको दुख और सुख देने में सक्षम है। तो और ज़्यादा हम अपने मेंटल हेल्थ का जो कहते हैं ना ट्रिगर, वो हम दूसरे को दे देते हैं सोशल मीडिया के कारण, ठीक है। तीसरा क्या है? साइबर क्राइम। सी से साइबर क्राइम। इस समय साइबर क्राइम इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हो रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया। मैंने खुद एक क्राइम का मैं शिकार हुई हूँ, लेकिन मैंने उसकी रिपोर्ट लिखवा दी। तो आपके संग भी ऐसा हो सकता है, खासकर लड़कों के साथ बड़े खतरे हैं, लड़के ज़रा संभल के रहें, ठीक है। किस तरीके से क्राइम हो सकता है मैं आपको पहले ही लगभग बता चुकी हूँ, मैंने लड़कों को ज़्यादा इंडिकेट किया, लड़कियाँ थोड़ा सा संभल के रहती हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर सोशल मीडिया पर इस तरीके के पोस्ट, कॉल्स या इनविटेशन अलग तरीके से दिखाए जाते हैं, ताकि व्यक्ति उनकी ओर जल्दी से जल्दी आकर्षित हो और फिर उसके बाद वो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइबर क्राइम को बढ़ाने में सोशल मीडिया बहुत आगे आ गया। चौथी चीज़ है डिस्ट्रैक्शन। डी फॉर डिस्ट्रैक्शन। आप में से कितने लोग हैं ये अनुभव करते हैं कि अगर फ़ोन सामने रखा है और कल आपका पेपर है, आप आराम से आपने आज सोच लिया मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, मम्मी मेरे कमरे में मत आना, भैया तेरी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मेरे कमरे में चू भी नहीं होगी, आज मेरा खाना कमरे में ही भेज देना, है ना, मेरा कल पेपर है, मैं तो पढ़ूंगा। और उसके बाद फ़ोन की एक टी बजनी है, बस पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दोगे आप। लेकिन जब फ़ोन की को बीप बजती है, इतना बढ़िया चैप्टर चल रहा था, इतना मन लग रहा था पढ़ने में, झट से उठा के देखेंगे जरूर। कितनों के साथ होता है? हाथ खड़ा। डिस्ट्रैक्शन
कितना बड़ा है ये। अच्छा, जो बच्चे सामान्य विल पावर का बच्चे क्या आपके घर बड़े हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, कोई भी व्यक्ति को बच्चा ही है खैर मोबाइल के आगे। तो जो बहुत ज़्यादा विल पावर का व्यक्ति है वो भी अगर थोड़ी देर नहीं, मुझे देखना ही नहीं है, बड़े जा रहा है, मुझे देखना ही नहीं है, तीसरी बार अगर बीप बज गई तो वो देख के चल देख लिया, कोई बात है। और जो नॉर्मल है, जिसका अपने पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, जिसने कभी सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की है, अपनी आदतों का कभी ध्यान ही नहीं दिया, वो तो हर सेकंड में देखेगा, जितने नोटिफिकेशन आएंगे, शेयर मार्केट के भी देखेगा, फेसबुक के भी देखेगा, कैलेंडर के भी देख लेगा, तो सारे देख लेगा, तो वो तो भूल जाएगा थोड़ी देर पहले मैं कल के पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये क्या है, डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद क्या आएगा, ई यानी कि एक्सपोजर टू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ मेरी नज़र में सबसे खतरनाक है। आप तो बड़े हैं, लेकिन टीनेजर्स के लिए भी, और आपके घर में हों तो आप उन पर ध्यान दीजिएगा। आगे आप जिस फील्ड में जाएंगे, बच्चे भी आपके साथ आपसे पढ़ने आएंगे, तो उन पर भी ध्यान दीजिएगा कि टीन एज में अगर बच्चे के पास मोबाइल है, क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ, मेरे पास ट्रू कॉलर नहीं था, मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ। अभी क्या है कि ट्रू कॉलर पे कॉल करते ही नीचे से ऐड आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे, कुछ समय पहले तक। कई बार वो ऐड इतने अश्लील होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों ने ये फेस किया होगा कि आप दूसरे के आगे अपना फ़ोन नहीं खोल सकते। मुझे खुद शर्म आती है, अपना ही फ़ोन कभी क्लास में कॉल आ जाए, कोई अर्जेंट कॉल हो जाए, देखने में कि भाई ये क्या दिखा रहा है। यहाँ तक कि जो चीज़ आपने आज तक सर्च नहीं की, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई आपने कीवर्ड नहीं डाला कभी नेट में, वो भी आपको दिखाया जाता है। और फिर मैं वही बात कहूँगी कि लड़कियाँ फिर भी थोड़ी संयमी होती हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू होते हैं, लड़कों पे तो ऐसे पहलू कम काम करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। आपको जानबूझ के ऐसी चीज़ों के साथ एक्सपोज किया जाता है जो कि आपको उस ओर ले जाए जहाँ आप चाहते भी नहीं जाना चाहते। और अगर कोई दबी कुछ भी इच्छा है तो फिर वो जागृत भी हो जाती है, लेकिन वो गलत है, वो गलत है। देखिए, जो हमारा विजुअल है ना, जो हमारी आंखें हैं, वो सबसे बड़ा सोर्स होती है इंफॉर्मेशन का। आपको कोई चीज़ कितनी भी पसंद हो, आप एक टेस्ट करके देख लीजिए, कितनी भी पसंद हो, उसकी ओर देखना बंद कर दीजिए। चाहे वो मिठाई हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको पसंद है, आप देखना बंद कर दीजिए। थोड़े दिनों बाद आप उसके प्रति आकर्षण को समाप्त पाएंगे अपने भीतर, बस देखना नहीं है उस चीज़ को। और अब कुछ ऐसा इसका उल्टा करके देख लीजिए, आपको कोई चीज़ ना पसंद है, लेकिन फिर भी आप सुबह शाम दिन रात से देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। इन आँखों के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपको उस ओर ही मोड़ देगी। तो ये जो मोबाइल है, ये सबसे ज़्यादा आपकी ये विजुअल सेंसरी ऑर्गन का ही यूज़ करता है। तो समझ लीजिए उसके पास इतनी पावर है कि जो काम आप नहीं करना चाहते, ये मोबाइल आपसे करवा सकता है। इसलिए जानबूझ के बार बार वो सारे कंटेंट आपको दिखाए जाते हैं जो आप नहीं भी देखना चाहें। आज नहीं देखेंगे, कल बेमन से देखेंगे, परसों थोड़े मन से देखेंगे, और 5वें दिन तो फिर डूब ही जाएंगे। आगे आपको समझदार। तो ई के बाद क्या आता है, एफ। एफ का मतलब है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ज़्यादातर लोग जो समझदार हैं, जैसे बीएड वाले बच्चे होते हैं, पढ़े लिखे बच्चे, है ना, वो क्या सोचते हैं कि हम फालतू चीज़ों में तो देखते नहीं हैं, ना हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है, ना हम उल्टी सीधी चीज़ें देखते हैं, ना हम अश्लील कंटेंट देखते हैं, ना हमारे ऐसे कोई शौक है, फिर मोबाइल से हमें क्या नुकसान है। होता है, वहाँ भी आपका माइंड बीच में आ जाता है। क्यों? हमें ये लगता है, अगर आज आप में से कोई बच्चा घर मोबाइल भूला है कोई आप में से जो घर मोबाइल भुलाया? कोई नहीं, कोई नहीं। आप छोड़ नहीं सकते। अब किसी दिन किसी के साथ ऐसी घटना हुई हो कि वो जा रहा हो, मतलब पहुंच गया हो जहाँ पहुंचना, फिर याद आया हो कि मोबाइल घर में छूट गया, ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? आप फिर पीछे आप अपना अनुभव थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं कि उस दिन कैसा फील हुआ? परसों की बात है, अच्छा कल की बात नहीं, फिर आपको कैसा लगा ये बताइए। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं परिस्थिति में। समझिए, मोबाइल की जगह आपकी कॉपी,
किताब जो मैडम मंगाती है वो साफ करा वो छूट जाती है, तो कोई सही बात है। इसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें ऐसा लगता है कि हमारा पूरा का पूरा संसार इस छोटे से डिब्बे में आ गया। यदि ये मेरे पास 2 घंटे नहीं है तो जीवन में ऐसा लगता है जैसे शरीर में से आधी आत्मा तो निकल ही गई और आधी तभी आएगी जब ये मेरे पास वापस आएगा। तो ये है, ये आपको लग रहा है बड़ा छोटी चीज़ है, नहीं, आपकी डीप चेतना में, आपके चित्त में ये बात बैठ चुकी है भीतर तक कि मोबाइल के बिना नहीं रहा जा सकता। फियर ऑफ मिसिंग आउट। थोड़ा सा भी अगर हम मोबाइल से दूर होते, आप घर में देख लीजिए, घर में अगर किसी और के हाथ में आपका फ़ोन पड़ जाए, आप बाहर घूमने चले जाए तो भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, फ़ोन तो मेरे पास ही होना चाहिए, फ़ोन तो मेरे पास ही होना चाहिए। ये हर समय दिमाग में पैडी दैट। तो ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये भी हमारे लिए सोशल मीडिया के और मोबाइल के कारण अंदर ही अंदर पैदा होता है। एफ तक मैंने बता दिया, अब मैं थोड़ा जंप कर जाती हूँ, जेड तक तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। जो मेन है वो है सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि अपने बारे में हम बहुत ही ज़्यादा क्या चेतनामयी हो रहे हैं। अब ये वर्ड तो बड़ा अच्छा लग रहा है, एक्चुअल हिंदी है, लेकिन जब मैं इसके एग्जाम्पल में आऊँगी, खासकर लड़कियों के साथ, वैसे अब लड़कों के साथ भी होने लगा है कि क्या सोशल मीडिया पे हम कैसे दिख रहे हैं, हमें कितने लाइक्स मिल रहे हैं, हमें कोई कमेंट कर रहा है नहीं, इस चीज़ का भी हमारी सेल्फ एस्टीम पे प्रभाव पड़ने लगा। जिस लड़की को लाइक्स ना मिले तो वो सोचेगी लगता है मैं सुंदर नहीं लग रही, फिर अगला वो फिल्टर डालेगी। एक काला गोरा रंग होना या लंबे बाल, छोटे बाल, सुंदर नैना, ये सब ईश्वर ने जैसा बनाया है बहुत सुंदर है, लेकिन ये सोशल मीडिया ने हमारे अंदर ये बात डाली कि नहीं, फिल्टर करो, रंग ऐसा ही दिखना चाहिए, ये नाक ऐसे ही दिखनी चाहिए, होठ ऐसे ही दिखने चाहिए, बाल ऐसे ही दिखने चाहिए। अपने मतलब खुद के प्रति इतने कॉन्शियस हो गए कि हम जो हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस हमारा घट गया। ये सच है, सेल्फ के प्रति कॉन्शियस तो हो रहे हैं लेकिन सेल्फ के प्रति एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा। हम जो है उससे कुछ और दिखना चाहते हैं। अब तो लड़के भी अच्छी खासी वीडियोस डालने लगे, फिर भी कम है उनका रेशियो। ज़्यादातर लड़कियाँ फिल्टर डाल के, अगर आप किसी को फेसबुक पे देखा है या इंस्टा पे देखा और वो सामने मिल जाए आपको बाजार चलते फिरते, तो आप पहचान नहीं पाएंगे, आप लड़के को पहचान नहीं पाएंगे कि ये कौन है, वो ये है ना। तो गुमशुदा भी हो जाएगी, तो रंग रूप से तो आप ढूंढ भी नहीं पाओगे। हाँ, डीपी पे भी लगाते हैं, स्टेटस भी लगाते हैं। तो सोशल मीडिया में सुंदर, पॉपुलर, हमारी पोस्ट अच्छी लाइक हो, उसके लिए हमारा सेल्फ कॉन्शियस होना और सेल्फ एक्सेप्टेंस को कम करना भी, ये भी एक थोड़ा सा हमारे मेंटल हेल्थ पर प्रभाव डालता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज एज फॉर स्लीप। कितने लोग आप में से मोबाइल को तकिए के नीचे लेकर सोते हैं? हाथ खड़े। मैं नहीं सोता। अरे पास लेके सोते हैं, मतलब इतना दूर हो के नींद में हाथ मारो तो मेरे हाथ से आ जाए। मैं नहीं सोता। चलिए बीएड वाले बच्चों से आप ताली बजाइए अपने लिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या जो भी कि उन्होंने अभी मोबाइल से दूरी बना के रखी है। लेकिन अगर आप टीनेज में आज की जनरेशन के पास जाएंगे तो सच्चाई ये है कि उन्हें मोबाइल के नीचे, मतलब सॉरी तकिए के नीचे मोबाइल रख के बिना नींद भी नहीं आती। तो ये भी क्या है, हमारी स्लीप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अगर आप कुछ सर्वेज पढ़ेंगे या जो रिसर्च हुई है तो एक व्यक्ति औसतन दिन में 200 बार भी केवल स्क्रीन को ऑन कर करके देखता रहता है, भले ही उसके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन हो या ना हो, उससे कोई काम हो या ना हो। तो क्या होता है कि जो मोबाइल की जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट इज़ नॉट मेड फॉर योर आईज, वो बहुत ही घातक है। और वो क्या करती है कि आपके रेटिना पे असर इस तरीके से करती है कि वो मतलब जो स्लीप का नॉर्मल प्रोसेस है जो आंखों से शुरू होता है उसको खत्म कर देती है। आप देखिए, आपको कितनी भी तेज नींद आ रही हो, आप 2 मिनट फ़ोन देख लीजिए, फ़ोन को यहाँ रख के फ़ोन को देखिए, आपको कितनी भी तेज नींद आ रही है, वो इस तरीके से आपके रेटिना पे और आंखों पे असर करता है। तो क्या है, स्लीप डिस्टर्बेंस आज की डेट में मोबाइल और ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो
ये सारे के सारे जो हैजार्ड्स हैं या हानियाँ हैं, ये सब हमारे लिए मोबाइल और सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। तो उपाय तो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए, ठीक है, उपाय आपके ऊपर छोड़ दिए क्योंकि मेरे टॉपिक में इम्पैक्ट था, रेमेडी नहीं था। ठीक है, तो जब हमें किसी चीज़ का कारण पता चल जाता है तो उसका उपचार करना तो बहुत आसान है। कारण पता चल गया तो उपचार कैसे होगा? आप कारण बता दीजिए, सिंपल है। ठीक है, तो आप सबने मुझे इतने ध्यान से सुना, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बीएड के बाद में मुझे फिर से एक बार यहाँ आने का मौका दिया, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन हो मेरे बोले गए रेफरेंस से रिलेटेड तो लास्ट में अगर मैडम का क्वेश्चन नहीं तो जरूर क्वेश्चन को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय विभाग का सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और खासकर बीएड में आना मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैंने भी बीएड करा हुआ है। मेरा मन था एमएड करने का, लेकिन हाँ फिर साइकोलॉजी की ओर मैं मुड़ गई। लेकिन जुड़ाव मेरा अभी भी उतना ही है बीएड से, क्योंकि शिक्षक बनने की मेरी जो शुरुआत हुई मुझे ये लगता है कि वो बीएड से ही हुई। और यहाँ आके अपने अनुभव या अपने उस दिन को फिर से याद करने का मौका मिलता है जब मैं भी ऐसे ही यूनिफॉर्म पहन के और बीएड में जाया करता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ बात करने में। दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ, जो अभी सर ने कहा कि इनको भी प्रॉब्लम होती है, और जो यहाँ बैठे हैं सच्चाई ये है कि आपने ये कहा कि अगर उनकी मेंटल स्टेट सही है तो वो एक्सपर्ट है। नहीं, आपने सामने बोर्ड में बहुत अच्छी कोटेशन लिखी है, जिसने भी लिखी है बहुत अच्छा उसका विचार है, जहाँ से उसने लिया है कि मेंटल हेल्थ इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ प्रोसेस। जो दुनिया का सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होगा, अगर आपकी नज़र में उसे कभी स्ट्रेस नहीं होगा, उसे कभी डिप्रेशन नहीं होगा, उसके सामने परिवार में कोई समस्या नहीं आएंगी, उसे वर्क प्लेस में कोई स्ट्रेस नहीं होगा, तो वो एक्चुअल में व्यक्ति ही नहीं है। नहीं, ये सोच हमारी गलत है कि जो मेंटल हेल्थ फील्ड में काम कर रहा है उसे तनाव नहीं होगा। पहले तो आप इस चीज़ को बेसिकली समझ लीजिए, उसके बाद मैं आगे अपनी बात करती हूँ। ये बात सच है कि आप हर फील्ड में अनुभव बोलता है। आपसे ज़्यादा अनुभव आपके जिन टीचर्स को है वो अपने अनुभव से आपकी उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। जो व्यक्ति उस फील्ड में काम कर रहा होता है उसके पास उसी तरीके की समस्याएं बार बार आती हैं, जिसका उसने पुस्तकीय ज्ञान भी लिया है। और क्योंकि समस्याएं बार बार आती हैं या उन चीज़ों को देखने का उसका एक नज़रिया खुल जाता है, तो दूसरे जब उस समस्या को नहीं पकड़ पाते हैं तो वह व्यक्ति पकड़ लेता है। तो अपने उस अनुभव और पुस्तकीय ज्ञान को मिला के वो आपको उस समस्या से बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये था दूसरा आंसर कि अभय सर को अगर कोई प्रॉब्लम हो या किसी को भी हो तो वो अगर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाता है, भले ही हो सकता है वो आपको लगे कि जूनियर है, लेकिन फिर भी वो आपकी मदद कर सकता है क्योंकि वो उस क्षेत्र में काम कर रहा है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेंटल हेल्थ है, जैसे मैंने कहा जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, जैसे मैं अगर काउंसलिंग का काम कर रही हूँ तो मुझे कभी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल गलत है। सबको पता है कि नाई अपने बाल नहीं काटता। हार्ट का सबसे बड़ा सर्जन भी अपने हार्ट की सर्जरी खुद नहीं कर सकता। ये एक मानवीय संबंध होता है कि जब आप दूसरे को समझाते हैं तो उसे समझ में आ जाता है, और जब खुद अपनी समस्या में होते हैं तो आप भूल जाते हैं। ये मानवीय चरित्र है, इसलिए ऐसा कहने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि मुझे परेशानी होगी तो हो सकता है मैं आपके पास आ जाऊँ, मैं उनके पास आ जाऊँ और वो मेरी समस्या को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, ये मैं बिल्कुल अच्छे से कह सकती हूँ। तो कभी भी आप अपने दिमाग पे ये बोझ लेके मत चलना कि आप तो खुद ही परेशान है, आप दूसरे की परेशानी क्या दूर करेंगे। ये बड़ी गलत कोटेशन है, ये बिल्कुल गलत कोटेशन है। नहीं, मैं ऐसे कंफर्टेबल हूँ। आप भी दूसरे की समस्या सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है, एक देसी ज्ञान में बहुत अच्छी कहावत है कि जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन सकता है। जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है। क्यों? उसे इतनी बीमारियां हुई हैं, उसने इतने लक्षण झेले हैं, उसने इतनी दवाइयाँ खाई हैं, उसे आधा डॉक्टर उसकी बीमारियां बना देती है। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसकी बीमारी की, और जो डॉक्टर ने किया वो उसकी थ्योरी है। अब मैं आ जाती हूँ अपने मुद्दे पे। मुद्दा है, मैडम ने जो मुझे टॉपिक दिया, मैम ने जो टॉपिक मुझको दिया था वो था इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ।
तो मैं इस पर अपने विचार रखना चाहती हूँ, संक्षेप में रखूंगी क्योंकि ज़्यादा आदरणीय इस मंच में इस प्रोग्राम के तहत इस कार्यक्रम में जो कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, इस कार्यक्रम में मंच को सुशोभित करने में एवं इस मंच की अध्यक्षता करने में हमारे बीच पधारे हुए आदरणीय मृदुला मैम एवं इस शिक्षक शिक्षा विभाग की कहा जाए तो नेतृत्व करने में सक्षम और पूरी तरीके से इस कार्यक्रम की सारी संयोजक अच्छा तो ठीक है, फिर भी मैं कहूँगी कि नेतृत्व के बिना संयोजन भी हो नहीं पाता है मैडम। तो एक सफल नेतृत्व के गुण रखने में सक्षम, पूर्णता सक्षम और अपने विद्वत्शील शैली से अपनी आप सभी लोगों को लाभान्वित करने में सक्षम है हमारी ऐसी आदरणीय शिक्षक शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्षा आदरणीय शशिबाला मैडम एवं इस कार्यक्रम के संयोजक जो कि वास्तव में ये कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे युवाओं के लिए और न सिर्फ युवाओं के लिए, मुझे तो लगता है सभी व्यक्तियों के लिए, जो भी एक ह्यूमन बीइंग है, जो भी मानव है, सभी व्यक्तियों के लिए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की एक तरीके से कहा जाए रूपरेखा बनाने में सक्षम एवं यहाँ पर इसकी संयोजन करने की नींव रखने में हमारे जो सहयोग किया है जिन्होंने आदरणीय ऐसी सुधा मैडम एवं आदरणीय अभय सर। मैं अभी किसी का नाम नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर नई हूँ और पहली बार ही आई हूँ एवं आप सभी चूँकि ये जानते हैं कि एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है और क्यों निर्माता होता है, क्योंकि वो ऐसे कर्णधार निर्मित करता है जो आगे चल के समाज को एक सशक्त भागीदारी से और अपनी योगदान से इस समाज को आगे गतिशीलता प्रदान करेंगे और उस ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहां पर वास्तव में एक सामाजिक सभ्यता का सृजन एक विकसित रूप में होना चाहिए। तो ऐसी हमारे शिक्षक शिक्षा विभाग के आदरणीय अन्य शिक्षकगण जो भी आपको यहाँ पर लाभान्वित करते हैं, मैं उन सभी को यहाँ पर पहले दिन से शुक्रिया करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे आज एक अवसर दिया है और सच कहूँ तो यहाँ ज्वाइनिंग करने से बाद ये मेरा पहला अवसर है इस तरीके से पहली बार आपके महाविद्यालय में आकर के आप लोगों के साथ में इस तरीके से एक विचार विमर्श करने का। तो मैं इसके लिए वार्षणीय कॉलेज के शिक्षक शिक्षा विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपने विचारों से कुछ हद तक आपका मार्ग प्रशस्त कर सकूँ। तो आज चूँकि मुझे ये टॉपिक दिया, हालांकि ऐसा नहीं है, मैं बहुत छोटी सी मैं कह सकती हूँ कि बहुत बड़े वट वृक्ष के लोग हैं हमारे पास जो अनुभवी भी हैं, मैं तो उसकी बहुत छोटी सी एक शाखा समझ लीजिए तो हमारे वास्तव में यही आपके जो टीचर हैं यही वास्तव में हमारा भी मार्ग प्रशस्त करते हैं आपके अनुभवों के द्वारा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अभी भी बहुत जानती हूँ या किसी पोस्ट पर आना आपकी कभी भी किसी भी तरीके की लर्निंग कभी भी एंड नहीं होती है, मानती हूँ कोई भी अधिगम पूर्ण नहीं होता और अधिगम तो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है ना। तो मैं यही मानूंगी कि मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ आप ही लोगों की तरह और वास्तव में अगर शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में आगे आपको बढ़ना है तो मेरा भी आपको यही सुझाव रहेगा कि आप भी एक शिक्षक ना बनते हुए शिक्षक की सोच को धारण करें लेकिन एक दिल से एक स्टूडेंट ही बने रहें, विद्यार्थी ही बने रहें, क्योंकि हमें अधिगम करते हुए आगे बढ़ना है ना। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं जो है विश्व मानसिक दिवस स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में मुझे टॉपिक दिया गया था स्ट्रेस, टेंशन एंड स्ट्रेस, कॉज एंड कॉपिंग हिस्ट्री, ठीक है। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, चूंकि मानसिक स्वास्थ्य दिवस है तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी कि जो हम इस दिवस को मना रहे हैं या इसके संदर्भ में कुछ भूमिकाओं का आयोजन करके इस तरीके के शीर्षक का आयोजन करके इस पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप मुझे ये बता
जरूरी नहीं है कि जो शारीरिक रूप से स्वस्थ आपको दिख रहा है वो वास्तव में फिट ही है, ठीक है। स्वास्थ्य के अंदर WHO कहता है व्हाट इज मेंटल हेल्थ, एंड उसका जो एसेंस निकल के आता है उसकी डेफिनेशन का, वो आता है द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हेल्थ, ठीक है, वही है। यही वास्तव में क्या है, स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य की डेफिनेशन यही है। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो आप स्वस्थ नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि कांट टॉक अबाउट इट, हम इसके बारे में बात ही नहीं कर सकते, या करते ही नहीं हैं, या करना नहीं चाहते। अब इसके पीछे काफी सारे रीजन हो सकते हैं, प्रेशर हो सकता है, सोशल इमेज हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या है ना, हम बात ही नहीं करना चाहेंगे, जबकि हम कितना हम बहुत ही, मैं कहूँगी आइरोनिकल वे में बात करते हैं कि जब हम फिजिकली अगर फिट नहीं होते हैं, तो जैसे हमारे छोटा मोटा होता है, सिर दर्द वगैरह हो गया, तो हम कहते हैं यार मुझे सिर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, एंड वी टेक इट कैजुअली, और हम इसे बहुत ही कैजुअली लेते हैं, है ना। बट इफ एनीवन से कि आई एम नॉट ओके मेंटली, है ना, क्या हम उसे ऐसे एक्सेप्ट करें? नहीं करते, हम उसकी एक इमेज बनाते है ना। डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा, हम बहुत ही नॉर्मल कुछ वर्ड्स बोलते हैं, अरे साइको हो गया है क्या, ये साइको है क्या, इस तरीके से, है ना, डे टू डे लाइफ में, जो कि हमें नहीं बोलना चाहिए, है ना। हमें अपने मेंटल हेल्थ को भी इसी तरीके से लेना चाहिए जैसे कि हमारी फिजिकल हेल्थ होती है ना। तो आप इस तरीके से कंट्राडिक्टरी ओपिनियन मत बनाइए किसी के भी बारे में, ठीक है। और आप क्या करते हैं, फिर उससे रिलेटेड प्रेजुडिस क्रिएट कर देते हो, ठीक है, कि अरे वो मेंटली पागल है, ये है, वो है ना। जबकि इट्स ओके, किसी की एक और सच बताओ, सबसे बड़ा स्टिग्मा यही है कि लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करना चाहते, पेश कर रहे हैं, ठीक है, इन चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट टॉक नहीं, बात नहीं कर रहे, है ना। और बात नहीं कर रहे, उसके ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं कि जो कि कभी कभी लगता है अरे इतना इंटेलेक्चुअल बंदा और उसने ये कर दिया, है ना। बौद्धिकता, आईक्यू लेवल अलग चीज होती है बेटा, ठीक है, लेकिन आप उस आईक्यू लेवल में जो आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज है उनको हैंडल किस तरीके से कर रहे हो, वो आपका मेंटल हेल्थ, ठीक है। आप अपने आप को इतने ज्यादा किस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चीजों को किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, बिना अफेक्ट किए हुए, अपनी मेंटलिटी को अफेक्ट किए हुए बिना आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सब कैसे होगा, जब आप इन चीजों को सबसे पहले तो जनरल फॉर्म में लीजिए। इट्स ओके, अगर कोई कह रहा है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इट्स ओके। अगर कोई हमारे सामने कहता है मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे फीवर है, तो हम उसे भी तो कैजुअली लेते हैं ना। सबसे पहले तो हमें यही करना होगा, है ना। फर्स्ट स्टेप तो यही होना चाहिए कि आप उस चीज को भी कैजुअली ही लीजिए, इट्स ओके, क्योंकि ये भी हमारी हेल्थ की पार्ट है। विदाउट मेंटल हेल्थ वी कांट से कि फिजिकली फिट है, बिकॉज आप कहते हैं ना साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, है ना। और सच बताओ, अगर मेंटली अगर आप ठीक नहीं है ना, तो कुछ दिनों बाद वो आपके फिजिकल दिखने लगेगा, आपके फिजिकल सिम्टम्स में भी दिखने लगेगा, आप वीक होते जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी, है ना, मानसिक रूप से परेशान होने के यही तो कारण है ना। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि टॉक अबाउट इट एंड टेक इट कैजुअली, इसको कैजुअल तरीके से लीजिए, इट्स ओके। अगर कोई भी आपसे कभी भी इस तरीके की चीजें डिस्कस करता है, उसे भी कैजुअली लीजिए, विदाउट मेकिंग एनी इमेज, विदाउट मेकिंग एनी प्रेजुडिस अबाउट हिम और हर, ओके। चलिए, तो कहते हैं ना कि बात करने से ही बात बनती है ना। तो बात ऐसे ही बनती है, ठीक है, जब आप बात करेंगे, क्योंकि एवरीवन ह्यूमंस क्या है, अभी मैडम ने क्या, मैं उनका एक चीज सुन रही थी, मैंने एक कंसेप्ट दिया फोमो, ठीक है। तो उसका भी मैं ये बताऊंगी कि बेटा जो इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं आपके साथ में, ठीक है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि आप उसके बारे में बात करिए, ठीक है, ताकि कोई भी किसी भी तरीके का एक आप उसके बारे में सूडो इमेज ना बनाएं किसी भी पर्सन के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में बात करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर मैं कंसेप्ट ले लूँ तो एक नॉर्मल, मुझे लगता
हेल्थ को काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और उसके लिए क्योर भी कर सकते हैं, उसके लिए क्योर के लिए स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो जरूरी यही है, ठीक है, कि आप अपने इमोशंस को सही तरीके से हैंडल करें। इट्स ओके। अभी मैंने एक सोशल फॉर्मूला चलता है कि कई लोग कहते हैं कि लड़कियों के बारे में गलत मत समझना मुझे, मैं थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से बात करें। लड़कियों में क्या कहते हैं कि आप द इमोशनल फूल्स, है ना, जल्दी रो देती हैं। रोना तो क्या मैन भी रोते हैं? ये सोसाइटिकल कंसर्ट है, बिना सोशल कंस्ट्रक्ट में ये बना दिया गया है कि वीपिंग इज द वीकनेस ऑफ वीमेन। इट्स ओके, वीपिंग इज एन इमोशन, ये एक इमोशन के थ्रू आता है। बुरा तो हर किसी को लगता है, चाहे वो मैन हो या फीमेल हो, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट हो जाएगा फिर तो, है ना। तो हमने ये सोशल कंस्ट्रक्ट किए हुए, किसी और ने नहीं, हमने किए हुए, ठीक है। हमने कहा मैन आर स्ट्रॉन्ग, बेचारे को दर्द भी हो रहा हो फिर जैसे मर्द को दर्द नहीं होता, है ना। तो क्या है, वी टेक इट इजी। वो रो नहीं सकता, वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर सकता है, कर रहा है, बिकॉज इमोशंस तो उसके अंदर भी होते हैं ना, है ना। बट सोसाइटिकल कंसर्ट इस तरीके से कि आप शो नहीं कर सकते एंड वीमेन शो कर सकती हैं, तो ना तो वो वीक है अगर वो उस इमोशन का यूज कर रही है, उसको शो कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है इसका साइन ऑफ वीकनेस। इवन मैं कहती हूँ मैन कैन ऑल्सो फॉरवर्ड। आप अपने इमोशन से तो है, आप फियर एक इमोशन है, आप उसको रिफ्लेक्ट करते हो, है ना। लव एंड अफेक्शन इज आल्सो एन इमोशन, है ना। एंगर इज आल्सो एन इमोशन। तो क्या है, आप सभी को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। सो व्हाई वी हैव डिस्क्रिमिनेट द इमोशंस आल्सो, क्यों हमने इमोशंस को भी डिस्क्रिमिनेट कर दिया, है ना। अब हम क्या करते हैं, जब हम अपने इमोशन को अंदर के अंदर की चीजों को निकाल नहीं सकते तो क्या करते हैं, मनी में माइंड में सोचते रहते हैं, और सोच रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, स्ट्रेस, टेंशन क्रिएट हो रही है। हम बता नहीं सकते किसी को कोई चीज। आप देखिए, जब आप किसी को शेयर कर देते हैं टेंशन रिलीज हो जाती है ना। जब हम किसी को बता नहीं सकते, जब हम किसी से कह नहीं सकते, टेंशन वहां से स्टार्ट होती है ना। सबसे पहले टेंशन होती है और वही फिर आपने स्ट्रेस। हालांकि मैं ये मानती हूँ बेटा, कभी भी स्ट्रेस को अगर मैं एक नॉर्मल पॉजिटिव कंसेप्ट में ले लूँ तो हमेशा स्ट्रेस खराब नहीं होता, ठीक है। एक लेवल तक स्ट्रेस होना चाहिए, बिकॉज इट इंस्पायर्स यू टू वर्क एनीथिंग, कोई भी काम करने के लिए। कोई भी काम करने के लिए क्या करता है, आपको एक तरीके से मैं कहूँगी रेनफोर्समेंट का काम करता है, ठीक है, पुनर्बलन का काम करता है। कैसे, अगर एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम्स ना हो, आपके मन में यही होता है यार एग्जाम फ्री होना चाहिए, कोर्स एग्जाम फ्री, एग्जाम ना हो। अगर बेटा एग्जाम ना हो, हम क्या कुछ कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। और सच में बताऊं, मेरा एक एक्सपीरियंस है मैडम, कि मैंने देखा है, मैंने बीएड किया, मैंने एमएड किया, मैंने जो भी सब्जेक्ट किया, मैंने सब्जेक्टिव वे में पढ़ा है। ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं एग्जाम्स, अब क्या है, तुक्का मार सकते हैं, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। बट बेटा बीएड के बच्चों के लिए हाँ मॉडल पेपर्स, बस वो पढ़ के काम चल जाएगा, है ना। क्यों तुक्का मारना है, और किसी से इशारे में भी पूछ लिया ना पेपर के दौरान, एक का दो कौन सा, वो भी पेपर हो जाएगा, है ना, ये भी हो जाएगा। मैं बहुत प्रैक्टिकल में बात कर रही हूँ, ठीक है, तब भी हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, सब्जेक्टिव आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करता है, आपकी वर्ड वोकैबुलरी को इम्प्रूव करता है। क्या कारण है कि एक ही टीचर जब सारे बच्चों को साथ में पढ़ाता है ना, और हर बच्चा अलग तरीके से एक ही जैसा नोट्स प्रोवाइड किया होता है, वो सब पढ़ रहा होता है, लेकिन जब एग्जाम में लिख रहा होता है तो हर कोई अलग तरीके से लिखता है और नंबर उसी के मिलते हैं, है ना। मैं एज ए एडिटर अगर आप मेरे पास है, मैं कंटेंट को लिखने का तरीका देखूंगी, कंटेंट की डेंसिटी देखूंगी, कंटेंट का क्राइटेरिया देखूंगी और कंटेंट की क्वालिटी देखूंगी, उसके आधार पर मैं नंबर दूंगी, है ना। तो ये भी है, तो हमेशा स्ट्रेस गलत नहीं होता, स्ट्रेस तो सही है। अगर स्ट्रेस ना हो तो हम काम करने के लिए प्रेरित ही ना हो। आपके कॉलेज का टाइमिंग ना हो तो आ रहे हैं 11 बजे भी आ रहे हैं, 12 बजे भी आ रहे हैं, तो कोई नहीं। अब
डरे हैं तो डरे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमेशा स्ट्रेस खराब नहीं होता, स्ट्रेस आपको कार्य करने की प्रेरणा देता है और स्ट्रेस होना भी चाहिए। मैं भी एक वर्क में हूँ, प्रोफेशन में, हमें भी स्ट्रेस होता है, हमें भी हमारी भी सारी चीज़ें एक टाइम टू टाइम वो है, मैम भी इस चीज़ को जानती है, सारी चीज़ें हमारे साथ में जो टीचर है वो भी जानते हैं, जो चीज़ों का टाइम टेबल है हम भी उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसका भी मैं स्ट्रेस होता है, अरे इतने बजे जल्दी जाना है, टाइम से जाना है, सिग्नेचर हो रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें बेटा हमारे अंदर भी, तो ये क्या करता है, हमें रूटीन में लाने का काम करता है। स्ट्रेस हमेशा गलत पंचुअल नहीं बनाता होता, है। एक लिमिट के बाद अगर उस लिमिट को एक्सटेंड कर दिया जाए, यस, स्ट्रेस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, इट्स हार्म, नहीं होगा वो, क्योंकि अति का भला ना बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप, है ना। कोई भी चीज एक्सेसिव वे में हो जाए तो वो आपके लिए दुख का कारण ही बनती है और आपको हार भी पहुंचाती है। ज्यादा खा के देख लीजिए, भले ही फेवरेट डिश की बनाओ, खा लेंगे, पेट खराब हो जाएगा बेटा, दवा लेनी पड़ेगी, पैसे खर्च हुए दवा लेने में, प्लस आपने जो फिजिकली चीज़ें फेस की, है ना, वो भी आपको झेलनी पड़ेगी। तो अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, देयर शुड बी अ बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। इट्स ओके, और वो बैलेंस कैसे होगा, जब हम उसे सही से हैंडल करना सीखेंगे तब वो बैलेंस, ठीक है। तो ये तो हो गई मेंटल स्ट्रेस और टेंशन की बात, कि स्ट्रेस हमेशा गलत नहीं होता, बट अगर वो लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वो गलत है। अब हम युवाओं में स्ट्रेस की बात करें कि भाई आपके जो आप लोग यूथ हैं, है ना, तो आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्ट्रेस का कारण बनती हैं। और स्ट्रेस वास्तव में है क्या, हमारी माइंड में जो भी मेंटल और ऑपरेशंस, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मेंटल ऑपरेशंस हम कहते हैं चल रहे हैं, संक्रियाएं, मानसिक संक्रियाएं चल रही हैं। यहाँ पर बेटा जब कोई चीज़ें एक रूटीन, एक बैलेंस में चल रही है, लेकिन हम किसी चीज़ को ज़्यादा ही क्या करें, प्रेशराइज करें, ज़्यादा सोचें किसी बारे में, तो कहते हैं ना ओवर थिंकिंग होगी। सोचना तो अच्छी बात है, वो चिंतन कहा जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, अति का भला न बोलना, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं है, ज़्यादा सोचेंगे दैट इज कॉल्ड द ओवर थिंकिंग, एंड ओवर थिंकिंग क्या करेगी, प्रेशराइज करेगी आपकी मेंटल लेवल को, वहाँ से क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगी, स्ट्रेस क्रिएट होगा। अच्छा, मैंने एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ में ऑब्जर्व किया, आजकल बहुत ही कॉमन है कि हम बहुत ही नॉर्मल में कह देते हैं, एक दूसरे से भी कह देते हैं, अरे यार मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हैं, हम डिप्रेशन में चले, है ना, ये बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया है, अरे ये तो बहुत डिप्रेस है, ये बहुत बड़ी, हम देखिए ये कितना बड़ा और कितना सीरियस वर्ड है। मैम भैया हमारी साइकोलॉजी की ही स्पेशलाइजेशन इस चीज़ को और अच्छे से डिफाइन कर सकती है, ठीक है। वी कांट, हम इतने नॉर्मल तरीके से कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, हमें उसका अर्थ भी नहीं पता होता है बेटा कि हम क्या कह रहे हैं। छोटा थोड़ा सा हमें स्ट्रेस हुआ, अरे हम डिप्रेस हो गए, हम डिप्रेशन में चले गए, किसी ने हमारे बारे में बोलिंग कर दी, कि कुछ कर दिया, हम डिप्रेशन में चले। डिप्रेशन ऐसा नहीं होता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन में अंतर होता है। स्ट्रेस की जब मेजर कंडीशन आ जाती है वो डिप्रेशन में होती है, जहां से फिर स्टार्ट होती है आपकी साइकोसिस डिसऑर्डर्स, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स, न्यूरोसिस एंड साइकोसिस, मोटे तौर पे कह रही हूँ, लेकिन वहां से आपके साइकोसिस डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या है, आपको छोटे, ये कभी-कभी इतने बड़े-बड़े भारी भरकम शब्दों का प्रयोग ना किया है, ठीक है, क्योंकि ये सीरियस कंडीशन होती है। जब डिप्रेशन में कोई व्यक्ति होता है, कभी इसको देखिएगा, सोसाइटी से एकदम कटा हुआ, अलग, आइसोलेटेड, इंटरेस्ट खो देता है हर चीज में, कुछ करने की इच्छा नहीं, टेंशन तो बोल सकते हैं, टेंशन बोल सकते हैं। ये जो दबाव हम क्या करते हैं, मेंटली प्रेशर हम जो यूज कर रहे हैं उसे हमें टेंशन बोलना चाहिए, स्ट्रेस बोल दो। टेंशन तो ये है भाई, हमें पहुंचना था इतने बजे, 5 मिनट लेट हो गए, थोड़ा सा हमें दबाव, मानसिक दबाव, अरे भाग रहे हैं, वो तो टेंशन हो गया बेटा। लेकिन हम जब पहुंचे ना, एब्सेंट लग गई, मैडम ने एब्सेंट लगा दी, अब स्ट्रेस हो गया, डांट भी पड़ गई दूसरे लोगों के सामने, ह्यूमिलिएट फील कर रहे हैं, स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अरे यार ऐसे नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेशन में चले, मैडम हमें डांट सकती हैं, और सच में कहूँ स्टूडेंट लाइफ में बेइज्जती बहुत अच्छी होती है। वैसे मैं कह रही हूँ
विनम्र होकर ही सीखोगे, ठीक है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयात यात्री पात्रता, पात्रता धनाप्नोति, धनात् धर्मं तथा संपत्ति। यही कहा गया हमारे शास्त्र में, ठीक है। तो अगर किसी से कुछ लेना है तो हम क्या कहते हैं? प्लीज, प्लीज वर्ड यूज करते हैं, प्लीज गिव मी दिस, प्लीज गिव मी दैट, है ना, कहते हैं ना। और जब वो हमें दे देता है तो हम कहते हैं थैंक्स, बोलते हैं ना। ये एक औपचारिकता होती है ना हमारे बोलने की। तो बेटा उसी तरीके से होता है। अगर स्टूडेंट लाइफ में आपने शर्म महसूस की कुछ भी पूछने में, तो बेटा आप जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो पूछिए, आगे आइए, पूछिए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि अब भाई आप किस तरीके की कॉजेस क्या है भाई इस स्ट्रेस की, जो आप अब में हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, जो क्या हुआ थोड़ा सा एक्सीड हो गया है, उसकी हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि क्या कारण है जो कि हमें ज़्यादातर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। फर्स्ट, एकेडमिक प्रेशर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एकेडमिक प्रेशर में क्या होता? हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फैमिली एंड टीचर ऑल्सो। जब आप किसी उसमें हाईलाइट हो जाए तो टीचर की नज़र में वो बच्चा थोड़ा सा होता है ना अपग्रेड फॉर्म में, और फिर अब उसको ये लगता है कि हम इस टीचर की नज़र में ऐसे ही बने रहें, और उसके लिए क्या करें? बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं हम। हमारे आसपास भी कई चीज़ें होती हैं, हम उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अपनी इमेज को भी बनाए रखना चाहते हैं, है ना। हाई एक्सपेक्टेशन ऐसी है हमारी फैमिली की कि आपको ये एकेडमिक करना है, बट हमको करना नहीं चाहते, हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, बट वी वांट टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर फैमिली। तो हम कर रहे हैं, बिना मन के कर रहे हैं, बिना मन के कोई काम करें तो प्रेशराइज्ड भी हो रहे हैं, है ना। और क्या है? फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। मैंने कहा ना असफलता का डर, तो क्या है कि हम किसी चीज, अभी मैंने पूछा व्हाट इज हेल्थ, एक बच्ची ने हाथ उठाया, बाकी किसी ने नहीं बताया। क्या आपने कभी हेल्थ नाम का शब्द नहीं सुना? अभी तक इतने बड़े हुए, अरे कुछ भी बोलते, लेकिन आपको ये लग रहा था मैडम के सामने बोलेंगे सही हो गया, गलत हो गया। आपके अंदर ये चीज आ, अगर गलत हो गया तो कितने सारे लोगों में क्या हो जाएगी? बेइज्जती हो जाएगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। आप बताइए, बोलिए, फियर ऑफ वैल्यू, डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, एकेडमिक फॉर्म में तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको कोई चीज़ नहीं आती है, तभी तो वो हम अचीव करने यहाँ आए हैं ना। अगर आती होती तो हम क्यों यहाँ होते, है ना। मनोज और प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए बिल्कुल अटेंडम था। मैं मिलने आई थी ऐसे ही पास में, मैडम के साथ छोटा सा कार्यक्रम है, अच्छा लगा। और ये सौभाग्य है कि मुझे ये अवसर मिला इंटरेक्टिव सेशन। जहाँ तक स्ट्रेस, टेंशन, ये सब बड़े महत्वपूर्ण शब्द मिला, मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहती हूँ। क्या किया? जैसा कि अभी बताया ना, इधर से पूरा शुरू हो रहा था, कैसे नहीं सकता। मेरे बच्चे को बताया गया, मैंने एनसीसी संभाली और दोनों वक्ताओं में से यही कहा गया किसी से कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। हम अपने आप में अनूठे हैं, और ये कहा ना और स्टेटमेंट, तो मैं कहना चाहूँगी, मैं आपके दोस्त को दूँ और इसी संदर्भ में मुझे 2 बच्चियाँ याद हैं, दोनों सिस्टर थी, दोनों गई। एक का नाम मृदुला सिंह और उसकी छोटी सिस्टर थी पूनम सिंह। मुझे नहीं पता अटेंडेंस होती थी तो उसका नाम सबका शालू रहा हुआ मृदुला का, तो अटेंडेंस लगती थी तो शालू नाम से बुलाया जाता था उसे। तो मैंने कहा शालू तो मेरी कोई कैडेट नहीं है, वाई शालू कौन है? बोले मैडम वो आपका नाम है ना, तो इसलिए हम इसे शालू बोलते बैठे। वाई आप भी उसकी आइडेंटिटी क्यों चेंज कर रहे हो? मृदुला 2 क्यों नहीं हो सकती? बोले मैम आपका नाम है, मैं कहूँ मैं मेरी अपनी आइडेंटिटी है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसको उसके नाम से ही बुलाया। धीरे धीरे मैंने वो नोटिस किया कि वो लड़की जब मेरे पास आती थी ना तो ऐसे शिपिंग सी हो गई, घबराती थी, बात करने लगी, दूसरों से इंटरेक्ट करने लगी, घबराती थी। तो एक बार मैं क्लास ले रही थी, थोड़ी मेरी आदत है, मतलब मैं जो रिलेटिव सब्जेक्ट है वो भी पढ़ा रही थी, तो वो ऊपर आ रही थी तो मैंने उसे रोका, मैंने कहा बेटा तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम है क्या बेटा?
बोली नहीं मैम, मैंने कहा, मुझे लगता है कि कुछ तो है, आप चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। तो कारण क्या था, वो बहुत ज़्यादा अपने को, मतलब मैंने जैसा कि कहा ब्यूटी का कोई पैमाना नहीं होता, मेरा रंग मेरा अपना है, उसने दिया है, ठीक है, और मैं अपने में खुश हूँ क्योंकि मैं किसी के लिए पैमाना हूँ, गोरे रंग के लिए। इसको ऐसे देखो, तो मैंने उसे लगा वो दोनों सिस्टर्स थी, एक गुड लुकिंग थी, उसकी बहन, तो हमेशा होता है परिवार में भी कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग करना शुरू, वो उस लड़की को उस पर हावी हो रहा था, वो अपने को कमतर समझती थी। फिर एक बार वो कैंप में गई तो मुझे शिकायत मिली, मतलब शिकायत नहीं, बाकी लोगों की, मैम ये इतनी देर लगाती है तैयार होकर आने में, और पता नहीं पूजा करती रहती है अंदर, दिया जलाती है और भगवान की जो भी रेडी होगी। और मेरा मानना ये होता था, बच्चों से कहती थी कि जो पाप लगेगा मुझे लगेगा बेटा, व्रत उपवास सब नहीं छोड़ जाना, जब कैंप में जाते हो तो घर की चीज़ें घर में, क्योंकि हम उस तरह डील नहीं कर पाएंगे आपको जैसा घर में कर सकते हैं डील। तो जो पाप लगेगा मुझे लगेगा मैं अकेडमी छोड़ दूँ। जब वो आई तो मैंने उससे बात करी, मैं कहा बेटा तो ये हाँ मैम, मैं ऐसा होता होगा ना, जब तुम कोई पाठ कर रही हो तो 2 लाइन पढ़ी, उसके बाद फिर कहीं ध्यान चला गया फिर कि हाँ मैम ऐसे ही होता है। फिर धीरे धीरे उसने कहा जो तेरे मन में है बेटा, मैं कुछ नहीं कह रही, मुझसे शेयर कर, एक डायरी रख, एक कॉपी रख अपने पास, और जो तेरे मन में आता है वो उसमें लिखती रहे, अंत में मुझे दे देना उसको, मैं उसे पढ़ूंगी नहीं, जो तेरे मन में है उसमें लिखा कर। अंत में वही चीज़ें थी कि वो बहन से कंपेरिजन, उसने बस इतना मेरे को शेयर किया कि मैं अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मेरी बहन नाम कमाए, मेरी बहन अच्छी जॉब में जाए, मेरी बहन का नाम हो। तो ये क्यों आया उसके मन में, अपने लिए क्यों, कुछ नहीं, क्योंकि उसके मन में ये शुरू से डाल दिया गया कि वो कमतर है और वो श्रेष्ठता है, मतलब उसे इंटीरियर बना दिया, उसे सुपीरियर बना दिया, तो जो कुछ है वो मेरी बहन के लिए। लेकिन धीरे धीरे उसमें चेंज आया और अगले बार वो ग्रुप लीडर थी, वही बच्ची, ठीक है। तो हम ऐसे अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, जब कैंप में बच्चे जाते हैं तो मैं कहती थी कि मम्मी पापा मॉडल आओ, 10 दिन के लिए कहते जाओ कि वृंदावन में मेरी मम्मी है, यही मेरे पापा हैं, और कोई मिलने नहीं आएगा। कारण क्या होता है, कुछ लोग मिलने आते हैं, कुछ नहीं मिल पाते, तो बाकी बच्चों को परेशानी होती है। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कब आती है, विजिटिंग आवर्स के थोड़ा बाद में आए, अगर नहीं, और वो बच्चा कहीं अपने किसी काम में नहाना धोना चल रहा है, वो वॉशरूम में है और पापा या मम्मी वेट कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थोड़ी आती है। और सेंट्री ड्यूटी जो बच्चा देता है वो बार बार वहाँ से गेट से दौड़ के आता है कि उसके पेरेंट्स आए मिले, उसके पेरेंट्स आए। उन सब परेशानियों से बचने के लिए सारे कैंप को तो मैं इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती थी, सिर्फ अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकती थी। एक मेरी कैडेट थी बबीता, इस समय हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है, एडवोकेट बबीता उपाध्याय, बहुत स्ट्रॉन्ग बच्ची थी। एक दिन आके वो इतना जोर से रोई, जैसे कहते हैं बुक्का फाड़ के रोना। तो मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुझे क्या हुआ? बोली मैम सबके पेरेंट्स आते हैं और मेरे कोई घर से मिलने नहीं आया, मुझे कोई मतलब प्यार ही नहीं करता। मैंने कहा नहीं, तुम इतनी स्ट्रॉन्ग हो, क्या कहा था मैंने? नहीं आएंगे ना ये बच्चे, नहीं माने बात, या इनके पेरेंट्स नहीं माने, तो मेरा बात बच्चा है। उसके बाद वो नॉर्मल हुई। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम, वो नेचुरल रिएक्शन था उसका, हर बच्चा ये फील करता है कि शायद इसलिए मिलने गया है। मैंने कहा वो तो मिलने आते हैं, तुम्हें तो मना करके आई हो घर में, होगा। तो अब कोई भी बात है, जैसे इस बच्ची की बात, मुझे नहीं पता जो भी रहा होगा, लेकिन बेटा वो जो आपको बिजीनेस बताया ना, व्यस्त रहो, आप मनोवैज्ञानिक रूप से आप उस समस्या से जूझ ही रही हैं, क्योंकि आपके मन में है उससे बचने के लिए मैं बिजी हूँ, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल था, सिगरेट छोड़ने के लिए कहा गया कि आप एप्पल खाइए, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट का एक्सपेरिमेंट है। तो उन्होंने कहा कि वो मैंने सिगरेट छोड़ दी, सिगरेट नहीं पीते, तो उसने कहा, बोले नहीं वो मैंने वो छोड़ दिया है, अब मैं उसकी जगह एप्पल खाता हूँ। बोले दोस्त तुम अब भी सिगरेट ही इंजॉय कर रहे हो, क्योंकि आपके मन में ये है कि मैं सिगरेट की जगह ये एप्पल खाऊंगा, तो साइकोलॉजिकली आप सिगरेट ही इंजॉय कर रहे हो। तो जो कुछ भी है आपके मन में डायरी लीजिए, लिखिए उसे, कुछ चीज़ें लिखने से हल्की होती है। और अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी छोटी छोटी बातें इनको बोझ में बोलो, सारी चैलेंज करो, ठीक है, और छोड़ो उन चीज़ों को।
आगे जाए। ठीक है, आप सबको बहुत 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 आशीर्वाद। एक सबको शुभ आशीर्वाद, सबसे छोटे हैं तो मैं इसके साथ आगे बढ़ती हूँ। इसी प्रकरण में हमारे जो संयोजक लोग यहाँ पे हैं और राजा उसमें बोलेंगे कि प्रोफेसर रंगला मैम और मेरी छोटी बहन, दोनों छोटी बहनें हैं, डॉक्टर तन्वी शर्मा, डॉक्टर आरती शर्मा, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, बहुत बहुत आभार दे रही हूँ। एक फ़ोन कॉल में ये लोग तैयार हो जाते हैं और मुझे ये लगता है बस कि कुछ ऐसा हो जो मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे विद्यार्थियों को कुछ फायदा हो। क्योंकि बाहर से अगर बुलाते हैं तो बजट वाली दिक्कत आती है, लेकिन ये लोगों का प्यार है कि कहती हूँ और हमें कुछ देना भी नहीं पड़ता है, तो सोशल वर्क इन लोगों से हम लोग करा लेते हैं, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे कार्यक्रम को मैनेज करना, उसका प्रबंधन करना, इसके लिए डॉक्टर सुधा राजपूत मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे छोटे भाई डॉक्टर अभय कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा ये जो माइक सिस्टम अभी पूरी तरह से संचालित नहीं हो पाया है, तो बंटी लोग ने कल देखा हो, बच्चे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, सब लोग लगा लगा के नई चीज़ थी कि हम लोग कर रहे थे, तो उसमें हमारे शिक्षक साथी डॉक्टर रविंद्र राजपूत भी लगे रहे कि हमारे सही हो जाए। ये स्पीकर हमारे पुराने डिपार्टमेंट के थे, हम सभी का बहुत सहयोग है। और हमारे दोनों अनुज डॉक्टर सचिन सिंधिया जी और हमारे डॉक्टर मनोज कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी से मेरी वार्ता हुई तो वो एक एक्सपर्ट बुलाने वाले थे, लेकिन पता नहीं वो बाहर थे, तो उन्हें लगा पता नहीं TADM मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उन्होंने अंत में मना कर दिया, लेकिन हमने उसमें भी व्यवस्था कर रखी थी, बना ली अपनी बहनों को बुला के। एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो ऑडियंस ये जो प्रोग्राम है, इसमें ये लगता है कि हाँ हम लोग कहीं ना कहीं सफल हैं, जब बच्चे रो के अपनी बात बताने लगते, ये लगता है आप लोग कितना टेंशन में हो, रोज दिखाई नहीं देता, क्योंकि सुबह से क्लास शुरू होती है और बस टाइम करें घर चले गए। तो ये भी एक उपलब्धि है कि आप लोग कहना चाहते हो अपनी बात। तो सेशन चलते रहेंगे, अभी परीक्षा के टाइम में भी इसी तरह का एक सेशन होगा, परीक्षा से संबंधित कोई परेशानी है उसमें भी बुलाया जाएगा। लेकिन छोटी छोटी जो भी परेशानियां जो हम लोगों के स्तर की हम लोग दूर कर सकते हैं, तो बेझिझक आप आइए। लंच टाइम में जब भी हम लोग खाली बैठे तो आप शेयर कर सकते हैं, आपकी बातों को कॉन्फिडेंशियल में रखा जाएगा, ऐसा नहीं है, बाकायदा रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, हम लोग के लिखा हुआ है ना काउंसलिंग सेल, और उसी के सौजन्य से ये पूरा कार्यक्रम संचालित होगा। तो सभी को, तो यहाँ पर उपस्थित हमारे पवन है, वो भी नाश्ते पानी की व्यवस्था करने में लगे रहते हैं, यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साफ सफाई सारे आज के कार्यक्रम के लिए हमारे अतिथियों का, हमारे शिक्षक साथियों का और हमारे पीछे एमएड के विद्यार्थी भी बैठे हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनका भी, वो भी सुबह आ गए थे, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संकल्प के साथ हम लोग इस सभा को समाप्त करते हैं कि हमें टेंशन तक भी